गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ तैयार हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी चार्जेस के बारे में, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी चार्जेस की वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी। इस चैप्टर में या इस क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक चार्ज है, मान लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो हम लोगों को पता है कि अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वही फोर्स हम लोगों को बताना है कि कितना है, मैथमेटिकली उसकी वैल्यू कितनी आती है, और वो जो है हम लोगों को फोर्स दिया गया था बाय द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम लोग ये भी बोलते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब दो चार्जेस स्टैटिक हों, दैट मीन्स एट रेस्ट पे हों, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो हम लोगों को पता चला था वाया द कूलम्स लॉ। एक बार इसकी स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं हम लोग। हमारी स्टेटमेंट कहती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। बार बार इस पॉइंट पे हमारा फोकस जा रहा है कि स्टैटिक पॉइंट चार्जेस होने चाहिए वो। ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस जिनके बीच में मुझे फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है, आर Q1 एंड Q2, तो जो फोर्स है इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आप दो चार्जेस को लोगे, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे तो कम फोर्स लगेगा, और इन दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, एंड एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन है उन दोनों के बीच में ये इस लाइन के अलॉन्ग वो एक्ट करता है। मतलब कि ये Q1 मान लिया और ये मैंने Q2 मान लिया, तो इस लाइन के अबाउट ये फोर्स एक्ट कर रहा है। इनकी शेप साइजेस जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि आपके पास एक इस टाइप का एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एक चार्ज Q1 है और दूसरा ये चार्ज Q2 है, तो फोर्स जो है इस लाइन के अबाउट एक्ट करेगा। सॉरी, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो डिफाइन करेगा कि ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक Q1 चार्ज इस टाइप का है एंड Q2 चार्ज इस टाइप का है, ठीक है, एंड देन आई से दैट इट इज़ अ फोर्स दैट एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो क्या यहाँ पर मेरा ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ये होगा, या फिर जो मैंने ये रेड पेन से लाइन बनाई है ये होगा? तो आपको यहाँ पर एक और कीवर्ड लिखा गया है विच इज़ द सेंट्रल फोर्स। मतलब ये सेंटर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। इफ़ Q1 का सेंटर हम लोग ये मान रहे हैं विच इज़ मोस्ट डेफिनेटली ऑब्वियस, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है Q2 का सेंटर इज़ नॉट दिस पॉइंट, इट इज़ समवेयर हियर। तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस लाइन के अबाउट एक्ट करेगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेड पेन हियर। ब्लू लाइन के अबाउट वो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट है आप लोगों को क्लियर है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। और कहाँ पर लगता है? लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अबाउट, वो हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात चार्ज है। आपका चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, चार्ज कम इन्वॉल्व होंगे तो फोर्स भी हमारा कम होगा। डिस्टेंस है एक मेरा फैक्टर जिसकी वजह से आपका फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है। अगर दो चार्जेस को आप पास पास में रख दोगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, और अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के आपने थोड़ा दूर रख दिया तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज़ ऑब्वियस। हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी ये देख सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में मान लो टीचर है तो मतलब उनका इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा है, वो बिल्कुल आपके साथ में है,
एक क्लासरूम के अंदर ही है, विसिनिटी में है, तो उनका फोर्स आपके ऊपर या उनका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। अगर वही अपना स्टाफ रूम में है या फिर लैब में है तो उनका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर काफ़ी कम है। मतलब जब सेपरेशन जो है बिटवीन द टू चार्जेस वो ज़्यादा हो जाता है तो इफ़ेक्ट उनका एक दूसरे के ऊपर कम हो जाता है। ठीक है। देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हेन द चार्जेस हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है, मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक है और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स ये जो फोर्स हुआ आपका अट्रैक्टिव नेचर का हुआ। ठीक है। देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन द टू चार्जेस हैव सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। मतलब ये पहला चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। सेम विल बी द केस व्हेन नेगेटिव चार्जेस आर इन्वॉल्व, एक दूसरे को रिपेल करके। द फोर्स इज क्रिएटेड इन पेयर्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट एंड दैट फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये जो फोर्स हम लोगों ने क्रिएट कराया है ये पेयर्स में क्रिएट होगा। ये तो मेरे हिसाब से हम लोग क्लास 11th में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डीप में स्टडी करा था जब हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कि फोर्स कभी भी एक इकलौता अकेला होता ही नहीं है, फोर्स इज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। क्लासरूम में हम लोग ये डिस्कस करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है दे गिव द बेस्ट एग्जाम्पल पॉसिबल, विच इज़ कि मैम अगर मैं किसी बच्चे के थप्पड़ मारूंगा तो मेरे हाथ ने उसके फेस पे फोर्स लगाया है, उसके फेस ने भी मेरे हाथ पे एक फोर्स लगाया है। ठीक है, ये हम लोग करके नहीं देखेंगे बट दैट इज़ द केस कि ये जो फोर्स हुआ वो पेयर्स में क्रिएट होता है। कि अगर Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया है तो Q2 चार्ज ने भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाया है। दैट इज़ द केस वी आर डीलिंग विद। और ये जो फोर्स होता है ये इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा बट डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं हमारा मैथमेटिकली ये हम लोग इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं फोर्स को, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को। आपके पास मैंने यहाँ पर दो चार्जेस बना रखे हैं, एक प्लस Q1 है, एक प्लस Q2 है। दैट मीन्स आप लोग डील कर रहे हो विद फोर्सेस दैट हैव इक्वल पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, आपका जो मन है आप वो बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, Q1 एंड Q2 आर द 2 पॉइंट चार्जेस अंडर स्टडी। सबसे की वर्ड यहाँ पर आपके पास है, मैंने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिख दिया। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, एंड सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के साथ ही क्यों डील कर रहे हैं हम लोग। तो जब ग्रेविटेशन पढ़ा था हम लोगों ने तब भी हम लोग बोल रहे थे कि जब दो चार्जेस होने चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक बार इसको। आपके पास पहला मास m1 है, ठीक है, और जो दूसरा मास है वो m2 था। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है। जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d2। इस टाइप का कुछ एक फॉर्मूला होता है विच इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर्मूला। आपके पास F इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके g वैल्यू आती है m1 m2 बाई d स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि दिस इज़ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। कमाल की बात हो गई, आप बोल रहे हो कि दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स है ये, और फिर उसके बाद यही फोर्स हम लोग दो प्लैनेट्स के बीच में लगा देते हैं, है ना। दो प्लैनेट होते हैं, एक आपके पास है यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक सन लिया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है कुछ d। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सन है RS लिख रही हूँ मैं इसको, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है RE लिख रहे हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, सन विच इज़ वेरी 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 ह्यूज, इसके और अर्थ के बीच में फोर्स निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो जो कि मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था कि इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट मासेस। ठीक है, फिर भी ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? तो किसी भी चीज़ को आप पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो वो थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। अगर मैं एक दीवार को देखती हूँ तो मुझे वो ठीक ठाक लग रही है, इट इज़ नॉट सच अ स्मॉल ऑब्जेक्ट और नॉट सच अ ह्यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही अगर एक चींटी उस दीवार को देखेगी तो उसके लिए तो वो बहुत 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 बड़ी चीज़ हो गई ना। तो
हम लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दो बड़े बड़े अर्थ और सन जैसे ह्यूज मासेस को भी पॉइंट मासेस कंसिडर क्यों किया है? बिकॉज द रेडियस ऑफ द सन एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ द साइज ऑफ द सन एंड साइज ऑफ द अर्थ, वो बहुत 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 छोटा है इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस विच इज़ द सन एंड द अर्थ। इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है d, वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ ह्यूज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द सन और द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इनके रिस्पेक्ट में तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसी वजह से हम लोग इनको पॉइंट मासेस कंसिडर कर सकते हैं। एंड सेम विल बी द केस हियर कि ये जो चार्जेस हम लोगों ने देखे हैं वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है ये वाला फार्मूला। तो काफ़ी सारी कंडीशंस आप लोगों ने लगा दी है, उनको कंडीशंस को कंबाइन करके भी एक बार हम लोग देखेंगे। बट अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, दो चार्जेस Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं ये हमारे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मैंने लिया है इज़ d। डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। F क्या है? इज़ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पर मैंने F1 और F2 अलग अलग डिफ़ाइन किया है डायग्राम में। एक बार देखते हैं कि वो फोर्स है कितना। मैथमेटिकली न्यूमेरिकली जो होता है इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इस वजह से मैं उसको F कंसिडर करके ही आगे यहाँ पर डिराइव कर रही हूँ, ठीक है। लॉ जो मेरा कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। आपके पास Q1 चार्ज है, आपके पास Q2 चार्ज है। फर्स्ट वाले इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, सेकेंड वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है आपके पास Q2। तो ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरा पार्ट कह रहा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये मेरे पास इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो गई डिस्टेंस के स्क्वायर से। आपने इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया है, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 हम लोगों को मिला है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, ठीक है। ये कंबाइन कर दिया, आपके पास एक सिंगल इक्वेशन आ गई। बट ऑब्वियस सी बात है मैथमेटिक्स के केस में हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डील नहीं कर सकते हैं। ये मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो होता है इक्वेशन से रिमूव करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप एक कांस्टेंट लेकर आते हो जिसको यहाँ पर k बोला गया है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट k क्या है तो इसको भी देखते हैं। पर जो बेसिक फॉर्मूला आपका बना है, द फोर्स that is acting between two charges Q1 and Q2 separated by a distance d apart, आपके पास है F equals K Q1 Q2 by d square। अब जो हमारा फोर्स आया है वो F equals K Q1 Q2 by d square हुआ। इसमें K के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। K आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर बाय द नेम ऑफ लॉ इटसेल्फ इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वर्ड आप लोग याद रखोगे, जो अल्फ़ाबेट सिंबल यूज़ होता है इसके लिए वो स्मॉल k होता है। इसको कैपिटल K मत करना प्लीज़, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कैपिटल K का मतलब अलग है, ठीक। तो आपके पास स्मॉल k की वैल्यू क्या है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मैथमेटिकल, इसमें एक चीज़ बहुत कमाल की आ गई है, एक और नई चीज़ आ गई विच इज़ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या हुई, तो एक बात अगर आप याद रखो, आप लोगों का जो ग्रेविटेशन फोर्स था तो F इज़ इक्वल्स टू G m1 m2 बाई d स्क्वायर। ये वाला आया है आपका कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो उन दोनों के बीच का फोर्स आ जाता है ये। अब इसमें जो g की वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, राइट। मतलब कि इसकी यूनिवर्सली वैल्यू जो होती है वही सेम रहती है। आप इन दो मासेस को कहीं पर भी रख दो, वैक्यूम में ले आओ, आप किसी दूसरे मीडियम में ला के रख दोगे, ये जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है। हाउएवर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ डील कर रहे हो तो जो ये k की वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब k की वैल्यू जो होती है आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब दो चार्जेस आपके सराउंडिंग में कौन से में रखे गए हैं
वो भी डिफ़ाइन करेगा कि उन दो चार्जेस के बीच में फ़ोर्स कितना लग रहा है। एक केस आपका सिंपल वैक्यूम का होता है, वैक्यूम या फिर आप एयर बोल सकते हो उसको, ठीक है। फ्री स्पेस में जब आपने वैक्यूम में रखा है तब आपका फ़ोर्स अलग होता है, जब आपने किसी मीडियम में रखा है तब आपका फ़ोर्स जो होता है अलग हो जाता है। अब हाउ आर दे डिफरेंट वो भी हम लोग अभी देखते हैं, बट फॉर नाउ जो के है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है डिफाइनिंग फैक्टर जो कि के की वैल्यू को चेंज करता जाता है, जिसकी वजह से मेरी जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा इसका नाम है, इसका काम बिल्कुल इसका उल्टा है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये कुछ परमिशन दे रहा है, ठीक है। परमिशन नहीं दे रहा है, ये रोकता है एग्जैक्टली। पर अब अभी हम लोग इसको देखते हैं। नाम इसका है परमिटिविटी, ठीक है। अब अगर आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो आप उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हो, एप्सिलॉन मीडियम लगा सकते हो। फ्री स्पेस के लिए आप लोग सिंबल यूज़ करते हो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी है। तो आपके पास जो के है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आया है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या रहेगी? तो यूनिट के लिए आप क्या करोगे, के को एक जगह रखो, बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी जगह ले जाओ। तो ये हो जाएगा F×d² डिवाइडेड बाय Q1 × Q2 इज इक्वल्स टू के। फोर्स आप लोग मेजर करते हो न्यूटन्स में, डिस्टेंस आप लोग मेजर करते हो मीटर स्क्वायर में, और चार्जेस जो हैं आपके पास ये कूलम स्क्वायर। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। एक बार ये आप खुद निकाल के देखना कि का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा, और उसको चेक कर लेना यहाँ से। मतलब अभी इसको पॉज करो एक बार, के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, ठीक है। के आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस दे के रहेंगे। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम डिपेंड होती रहती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि हर मटेरियल की क्या क्या परमिटिविटी वैल्यू है। और परमिटिविटी क्या है? वी यूज़ द सिंबल एप्सिलॉन फॉर द परमिटिविटी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके पास जो 1 कूलम चार्ज है उसकी एक और डेफिनेशन है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। 1 कूलम को आपने डिफ़ाइन कर रखा है मेरे हिसाब से, पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 1 कूलम को डिफ़ाइन किया था एज कि अगर आपके पास 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एक साथ, तो आपके पास 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक और डेफिनेशन है, विच इज़ a coulomb is that charge which repels an equal charge of the same sign with the force 9 × 10⁻⁹ Newton when the charges are 1 meter apart in vacuum। थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखते हैं इसका, कुछ ज़्यादा ही हो गया हमारे लिए, एक स्टेटमेंट में कई सारे वर्ड्स हो गए। तो आपके पास ये कह रहा है फोर्स का जो फॉर्मूला है = K × Q1 Q2/r²। आपके पास ये वाला फर्स्ट चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों को अगर मैं 1 मीटर दूर रख रही हूँ, ये वाला जो मैंने चार्ज लिया है वो लिया है +1 कूलम, ये वाला भी चार्ज है आपके पास +1 कूलम, ठीक है। ये रखे गए हैं आपके वैक्यूम में, तो मेरी के की वैल्यू रहेगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। परफेक्ट। तो एक बार अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स निकालने लग जाएं तो F विल बी इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज इज़ 1 कूलम, सेकेंड चार्ज इज़ 1 कूलम, द सेपरेशन बिटवीन देम इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर फोर्स कितना आया? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स आया ना। तो इसी को वाइसा वर्सा कर लो कि जब दो चार्जेस के बीच में दो चार्जेस जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, उन दोनों को हम लोगों ने 1 मीटर डिस्टेंस दूर रखा हुआ है वैक्यूम में, तो उनके बीच का फोर्स जब 9 × 10⁻⁹ न्यूटन था तो उनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम था। समझ में आया? अ कूलम इज़ दैट चार्ज, ये वो चार्ज है जब
कोई सेम साइन के इक्वल चार्जेस एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपेल करे जब वो 1 मीटर दूर रखे गए हैं वैक्यूम में। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हर बार ये चीज़ करके देख सकते हो लिखने के लिए। ठीक है, तो 1 कूलम को आप ईदर वेज डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी लिखी गई है, विच इज़ 8.86 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये 10⁻⁻12 है। कैसे आई है? तो k इज़ इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू, अगर एप्सिलॉन नॉट एक तरफ करूँ तो दिस इज़ 1/4 k। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस या फिर आप वैक्यूम बोल सकते हो। तो यहाँ k की वैल्यू पुट करो 9 × 10⁹, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मैथमेटिक्स में आएगा 8.86 × 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इट विल बी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेना मतलब ठीक कर लेना, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। परफेक्ट। एक बार लिमिटेशंस पे ध्यान देते हैं, हमारी कूलम्स लॉ की क्या रहेंगी। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस समझ में आ चुका है हम लोगों को कि वो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज ही हो। आपका अगर वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाए दो चार्जेस के बीच का, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। ठीक, point charge, the size of the charge must be very small compared to the distance between the charges। definition भी बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर लिख दी है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस, मतलब दो चार्जेस आपके रेस्ट पे होने चाहिए। क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? तो मैं बताती हूँ, आप लोग एटम्स जब चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपके पास एक होगा बीच में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स लिख लेते हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है मूव कर रहा है। आप इन दोनों के बीच में भी फोर्स निकालोगे, F इज़ इक्वल्स टू K, विच इज़ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पर भी लगाओगे आप कुछ चैप्टर्स के बाद, पर फिर आप बोल रहे हो कि स्टेशनरी चार्जेस के बीच में ही लगना चाहिए, तो ये कैसे हो गया? तो आपके दोनों चार्जेस जब रेस्ट पे हैं तब लगेगा। यस, जब दोनों चार्जेस मोशन में है क्या ये तब लग सकता है? नो। एक चार्ज रेस्ट पे और एक चार्ज मोशन में है, क्या ये तब लग सकता है? यस। ठीक है, क्या ये एप्लीकेबल है फॉर डिस्टेंसेस विच आर लेस दैन 10⁻⁻15 मीटर्स? नो, कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसका एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक बात बताओ, आपका जो एटम होता है, ठीक है, ये एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है। एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर का होता है, और जो रेडियस होता है ऑफ द न्यूक्लियस इज़ 10⁻⁻15 मीटर्स। ये इनके डिस्टेंसेस हो गए। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ द रेडियस काफ़ी छोटा हो गया है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू दैट टू द पर्टिकुलर एटम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? हम लोग बोल रहे हैं कि इस डिस्टेंस से कम 10⁻⁻15 मीटर्स, मतलब आप लोग न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर चुके हो, हाँ या ना? अब न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है इससे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, 10⁻⁻15 से छोटे डिस्टेंसेस के लिए आपका कूलम्स फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। का क्या मतलब है? आपने बोला कि दो प्रोटॉन्स अगर बैठे हुए हैं मेरे न्यूक्लियस के अंदर, हीलियम एटम लिया है मैंने, हीलियम-24, तो ऑब्वियस सी बात है दो प्रोटॉन्स हैं इन दिस वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो प्रोटॉन्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? कूलम्स लॉ तो यही कह रहा है कि सेम चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव, तो इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। अगर ये रिपेल करेंगे तो फिर तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी। क्या ये स्टेबल है? तो फिर वो स्टेबल भी नहीं रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करके ये दूर चले जाएंगे ना। तो इतने छोटे डिस्टेंस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बैठ ही नहीं सकते, और अगर आप हायर एटॉमिक नंबर्स पे जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स आते जाएंगे, 10, 15, 20। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स इतने से डिस्टेंस के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब देयर इज़ अ फोर्स
विच इज़ वेरी 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 ह्यूज, जो इससे भी बड़ा फोर्स है, विच इज़ द कूलम्स फोर्स, और वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका वो फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है, और ये आपके यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, इस डिस्टेंस पे आपका कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल रहता है। तो इस डिस्टेंस से कम कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एक चीज़ ये आप लोग याद रखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं लेक्चर उसके लिए भी बनाऊंगी, वो लिंक कर देंगे जैसे ही वो बन जाएगा, तो आप लोग पढ़ लेना कि फोर्सेस जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है और एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? वो वाला फोर्स जिसकी वजह से आप काम करोगे किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, तो वो ज़ीरो होएगा, और इसके द्वारा किया गया साइक्लिक प्रोसेस का काम इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मूविंग फॉरवर्ड, एक बार परमिटिविटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो परमिटिविटी बार बार हम लोग बोल रहे हैं वो चीज़ होती क्या है। तो अगर आपने बोला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं R ले रही हूँ तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, K की वैल्यू आपके पास रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब आपने ये किसी मीडियम में रखे हैं तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को मैंने, मतलब आपका एप्सिलॉन जो नॉट है वो हट जाएगा। ठीक है, आप एप्सिलॉन M भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक, जो फोर्स है आपका इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। अब जैसे जैसे मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू कम होएगी मेरे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बाकी सारे कांस्टेंट्स वेरिएबल्स को यहाँ से हटा दो, तो आपके पास फॉर्मूला है विच इज़ द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। मेरा रिलेशनशिप मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे एप्सिलॉन कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है, और अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ के देखते हैं कि एप्सिलॉन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अब आपके पास बेशक इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बट इसका काम इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप किसी भी वैक्यूम में हो, ठीक है, वैक्यूम में होने की वजह से क्या मैं बोल सकती हूँ कि वैक्यूम इज समथिंग जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कोई भी एक मैटर, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं, इंटरैक्शन जो होगा वो सिंपल इंटरैक्शन है, तो कुछ ना कुछ एक फोर्स आ जाएगा। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपने ये एक मीडियम में रखे हुए हैं दो चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, तो उस मीडियम में क्या होने वाला है, एक बात देखो, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, माना ये हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ले आए बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट, बट थोड़ा सा डिटेल में देखो। आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे जाती है, फील्ड लाइंस। फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ही आपके दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे हैं। तो अगर बीच में एक मीडियम है तो उस मीडियम में भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि उसके अंदर भी एटम्स हैं ना, किसी तो मटेरियल मीडियम से वो बना हुआ है। तो उसका नेगेटिव चार्जेस सारे इस तरफ आ जाएंगे एंड हेंस सारे पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएंगे, राइट। तो बीच में एक पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर आने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स्ट्रा बन जाएगी, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कह रहे हैं। तो एक बाहर पहले से ही इस और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से है, इसके ऑपोजिट एक इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ क्रिएट हो गई है। तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरी इस स्पेस में रहेगी, ये उसको थोड़ा सा बाहर वाली को कम कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने बोला है आपको कि इसी की वजह से आपका फोर्स होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाती है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है इंटरैक्शन में दो चार्ज पार्टिकल्स के, वही मेरा परमिटिविटी है मीडियम की। ठीक है, एक बार दोबारा पीछे बैक करके आप इसको दोबारा सुन लो, अगर नहीं समझ में आया है तो। आगे देखें तो आपके पास है मोर इज द रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन। अगर ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी, बात समझ में आ रही है? अगर यही ज़्यादा बन गई तो ओवरऑल जो इसमें से ज़्यादा चीज़ माइनस होएगी तो वो भी कम होगा ना। तो मोर इज़ द परमिटिविटी, परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी मिनिमम रहती है फ्री स्पेस के लिए, जो कि आपके पास वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी भी दूसरे मीडियम के लिए परमिटिविटी ग्रेटर है, वैक्यूम से ज़्यादा ही रहेगी वो। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर परमिटिविटी किसी भी दूसरे मीडियम की ज़्यादा है तो फोर्स जो है मेरा, मुझे पता है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। वैक्यूम के लिए जो फोर्स है वो F0 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये दूसरा मीडियम हो गया और यहाँ पर फोर्स इन दैट मीडियम हो गया, ये वाली वैल्यू मिनिमम है तो ये वाली वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही है, मिनिमम से ज़्यादा रहेगी। ये बढ़ गया है तो फोर्स मेरा घट जाएगा। ये मिनिमम है तो ये भी ज़्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि फोर्स नॉट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन फोर्स इन द मीडियम? मतलब कि वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। इस चीज़ से थोड़ा और डिटेल में समझोगे, क्योंकि उसके अंदर कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बन ही नहीं रही है, और जितनी फील्ड बनती है उतना ही फोर्स लगता है। ठीक है, इन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। दूसरे मीडियम्स में फोर्स इज लेसर दैन इन वैक्यूम। तो F0 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फोर्स इन एनी अदर मीडियम। एक बार देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है अब। ठीक है, काफ़ी सारी परमिटिविटी हो गई है, बट क्या कर सकते हैं, ये तो देखना ही है हम लोगों को, क्योंकि पेपर में पता है क्या करते हैं वो लोग, कभी भी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नहीं देंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, तुम लोगों की लाइफ इतनी आसान तो हम लोगों को बनानी नहीं है ना, पेपर बनाने वालों को, तो थोड़ा मुश्किल करके देते हैं। आप लोग को बताया जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, पेपर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मैं बताऊं, जब पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं ना, इतने कांस्टेंट्स, इतने सारे रिलेटिव चीज़ें आ जाती हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वेरिएबल कौन सा था और कौन से चैप्टर से आया उठ के। तो अगर यहाँ पर याद रखना है तो याद रखो, रिलेटिव का मतलब हमेशा होता है कि आपका दूसरे के रिस्पेक्ट में आप कुछ बता रहे हो, मतलब कि यहाँ पर रेशियो आने वाला है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटीज़ का रेशियो। ठीक है, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है मेरे पास, जिसको मैं एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब मेरे मीडियम की परमिटिविटी कितनी है और मेरे स्पेस के कंपैरिजन में, यही रेशियो जो है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। दो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का रेशियो। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का रेशियो मतलब कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कौन से कांस्टेंट पढ़ा है? जब सबसे पहला कांस्टेंट पढ़ा है वो मेरा परमिटिविटी है। ठीक है, तो इन दो का रेशियो जो है वो मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन M। इसको M से भी आप लिख सकते हो, M बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आपको एप्सिलॉन M की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम मेरे एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मीडियम ही लिया है फ्री स्पेस तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो हो गई आपके पास आ गई है 1।
ठीक है। व्हेन चार्जेस आर सबमर्ज्ड इन अ मीडियम, आपने वो किसी मीडियम में डाल दिए गए हैं, तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो ग्रेटर दैन 1 होगा। देख लेते हैं एक बार इसका कि मैंने जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रखी है, दैट इज़ जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू 1 रहेगी। क्यों, खुद सोच के बताओ एक बार। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती है, मीडियम की परमिटिविटी होती है, वो इसकी परमिटिविटी से ज़्यादा होती है या कम होती है? ये तो मिनिमम वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, तो ये इससे ज़्यादा होगी। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रेशो में देखो, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो क्या मैं ये बात पक्का फॉर श्योर कह सकती हूँ कि जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू आने वाली है वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 रहेगी? तो एप्सिलॉन आर जो हो गया, विच इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी, इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही चुकी है, ये हम लोगों ने अभी अभी डिटेल में देखा है। ठीक है, अब आपका रिलेशन दे रखा है बिटवीन द फोर्स इन द मीडियम, फोर्स इन द वैक्यूम एंड एप्सिलॉन आर। इसको प्रूव कैसे किया है एक बार यहाँ पर देखते हैं। आपके पास वैक्यूम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोर्स इन द वैक्यूम को एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। परफेक्ट। अब अगर इसी चीज़ को उठा के, इसी सिस्टम को उठा के, मतलब दो चार्जेस का सिस्टम, सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस दूर मीडियम में रख दिया मैंने, तो आपके पास इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया? मीडियम से। एक यही तो वेरिएबल चेंज हुआ है ना मेरा, इसको रिप्लेस कर दिया। अब एप्सिलॉन एम की जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दिया। परफेक्ट। अब ये एप्सिलॉन आर अलग कर दो, यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये वाली चीज़ जो है ये अलग से यहाँ पर लिख दी। इस वाले पूरे फैक्टर को उठाओ तो क्या वो यही है, और क्या ये पूरी चीज़ एफ नॉट के बराबर है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको एफ नॉट। तो आपके पास आ जाता है फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, और सिंस एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो एप्सिलॉन एम जो होता है वो मेरा कम होता है इन कंपैरिजन टू एफ नॉट। शायद मैंने स्टेटमेंट कुछ गलत बोली। एफ एम जो होता है विच इज़ द फोर्स इन द मीडियम इज़ लेस इन कंपैरिजन टू फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, फॉरवर्ड। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम का। मतलब कि आपके पास मान लेते हैं दो चार्जेस हैं इस टाइप से, ठीक है, मैंने यहाँ पर मार्क नहीं करे हैं, लेट देम बी चार्जेस Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है DM। DM का मतलब है कि मीडियम में ये इतनी दूर रखे गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का फोर्स जो है वाया कूलम्स लॉ में लिख सकती हूँ, F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई DM का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उतना ही फोर्स चाहिए है, वही दोनों चार्जेस हैं आपके, पर आपको जो है वो मीडियम को चेंज करना है। मीडियम को अब आपको यहाँ पर वैक्यूम करना है, तो आप इसको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जब वैक्यूम में रखोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपने लिया है वो लिया dv। तो अब जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय dv का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों सिनारियोज में जो आपका फोर्स है वो बराबर है, तो ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हो गई, मैंने इनको इक्वेट किया, तो आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 1/एप्सिलॉन m dm का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट dv का स्क्वायर। आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो जो dv का स्क्वायर है इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट dm का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास जो dv स्क्वायर आया वो आया एप्सिलॉन r इंटू dm स्क्वायर, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट।
रेशियो हो गया ना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने एप्सिलॉन आर लिख दिया, तो यहाँ से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है डी वी को लिख सकते हो इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू डी एम। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बनते हैं, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर Q1 Q2, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। बट प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास क्या क्रिएट हो रही है कि ये वाला जो एरिया हो गया दिस वन एंड दिस वन, इतने एरिया में तो आपके पास वैक्यूम है, बट जो बीच वाला इतना एरिया हो गया विच इज़ अराउंड टी लेंथ का एरिया, उसमें आपके पास कोई दूसरा मीडियम है एप्सिलॉन आर जिसकी परमिटिविटी है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो आप कैसे करोगे, आप ये एप्सिलॉन आर को जो है कन्वर्ट करोगे, या फिर इस डिस्टेंस को जो आपके पास टी डिस्टेंस दिया गया है इसको कन्वर्ट करोगे टू द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। मतलब कि अगर ये यहाँ पर दो चार्जेस टी डिस्टेंस दूर रखे गए हैं इस मीडियम में, तो अगर ये वैक्यूम में रखे जाएंगे तो ये कितने दूर होंगे। दैट मीन्स मैं इस टी को, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, जिसकी परमिटिविटी आपके पास एप्सिलॉन आर है, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसी डिस्टेंस में जो कि वैक्यूम में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला अभी अभी डिराइव करा है विच इज़ एन इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू डी एम, जो कि यहाँ पर मेरे पास टी है। तो वैक्यूम में ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं मिल के जो डिस्टेंस बनाएंगे वो क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी, राइट। अब एक बात बताओ, मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस कितना हो गया, एक तो आपके पास है ये वाला ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो कि है आर में से टी माइनस कर दिया, प्लस मैंने करा एप्सिलॉन आर इंटू टी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नाउ आर माइनस टी प्लस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू टी होल स्क्वायर। आप यहाँ से आराम से इसका फोर्स निकाल सकते हो। एक बार अगर हम दोबारा रिकॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आपके पास फोर्स है जिसके लिए सिंबल हम लोगों ने एफ यूज़ किया है और जो उसकी यूनिट है वो न्यूटन्स है। आपके पास जो कांस्टेंट है वो के है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्जेस के लिए आप Q1 Q2 कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, आपके पास इसकी यूनिट है कूलम्स, और डिस्टेंस आपके पास सिंबल डी रहेगा और यूनिट आपके पास डिस्टेंस मेजर करने की होती है मीटर। आपके पास यहाँ पर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। सबसे पहली बात, इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट, मतलब एटलीस्ट दो में से एक चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। ये पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट करती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज़ लेस दैन ज़ीरो तो फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव होता है, और अगर प्रोडक्ट आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो फोर्स रिपल्सिव होगा। सोच के देख लो, आपके पास एक जो है पॉजिटिव है +1 हो गया और दूसरा आपके पास -1 हो गया, ऑपोजिट पोलैरिटीज़ होंगी। जो इनका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे +1 इंटू -1 तो अल्टीमेटली -1 आएगा, राइट। अब एक बात बताओ मुझे, -1 इज़ लेस दैन ज़ीरो, इतना समझ में आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव किस टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। तो यहाँ पर जब आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस लेस दैन ज़ीरो आए तो आपके पास फोर्स हो गया अट्रैक्टिव नेचर का, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस ग्रेटर दैन ज़ीरो आए, मतलब कि एक चार्ज आपके पास है +1 और एक चार्ज है आपके पास +1, तो मल्टीप्लाई करा मेरे पास आया +1 जो कि मुझे पता है ऑब्वियसली ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अगर आप -1 इंटू -1 भी ले रहे हो तब भी आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो आया +1 जो कि अगेन ग्रेटर दैन ज़ीरो है। सेम पोलैरिटीज़, फोर्स किस टाइप का हो गया आपके पास यहाँ पर, रिपल्सिव टाइप का। बात समझ में आ रही है। इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज लेस दैन ज़ीरो, व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब जो आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है।
कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के 2 फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इनकी वजह से जो काम करते हैं हम इन फोर्सेस की वजह से, या तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने फोर्सेस को 2 पार्ट्स दे रखे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है और स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, इफ़ यू कैन रिलेट। फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेबरिंग चार्ज, मतलब कि आपके पास एक पहला चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना लगा रहा है और ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना लगा रहा है। अगर आपके पास मान लो तीसरा चार्ज पिक्चर में आ जाता है तो ये इन दोनों के बीच के म्यूचुअल फोर्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है कभी भी, ये बात को याद रखेंगे हम। और यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर आप समझ रहे हो कि एक चार्ज दूसरा चार्ज, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स हमेशा पेयर्स में क्रिएट होता है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ क्रिएटेड इन पेयर्स। बात इतनी है कि ये जो पेयर्स में हम लोगों ने फोर्स क्रिएट करे हैं ये 2 अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। अब एक बार लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कूलम्स लॉ के, जो कि है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपके मेजरली डेरिवेशंस के केस में ये पार्ट आ सकता है कि आप प्रूव करिए वेक्टर फॉर्म या फिर लिखिए व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वैसे इसको न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करने का कोई तुक नहीं बनता है। हम लोग अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं और मुश्किल नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर वेक्टर्स को घुसा के। हमें डायरेक्शन की नॉलेज है, पोलैरिटीज़ को देख के हम लोग बता देंगे कि कौन सी डायरेक्शन में किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। वेक्टर फॉर्म आपका उसका जनरलाइज्ड तरीका है बताने का, आपको लिखना ज़रूर आना चाहिए पर। ठीक है, अब सिस्टम देखते हैं एक बार। आपके पास एक XY प्लेन मैंने ले रखा है जिसके अंदर आपके पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक है, चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 से गिवन है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि उस चार्ज की पोजीशन क्या है ओरिजिन के हिसाब से। ये आपका ओरिजिन है ना, O 0,0 जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ओरिजिन के हिसाब से इसकी जो पोजीशन हो गई वो हम लोगों ने R1 से रिप्रेजेंट करी है। कैसे करते हो, अगर इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताना चाहूँ आपको, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x, y है, तो जो वेक्टर R1 होगा जो कि पोजीशन वेक्टर है इसका, वो लिखा जाएगा एज xi कैप प्लस yj कैप। परफेक्ट, ये आपका है R1। ऐसे ही आपके पास दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया है विद R2। ठीक है, इनकी डायरेक्शंस को भी समझो। R1 की डायरेक्शन ये है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पोजीशन तक की होती है, मतलब आपका एरो ओरिजिन से पास करता हुआ उसको पॉइंट करेगा जो पार्टिकल के बारे में या जो चार्ज पार्टिकल के बारे में हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ऐसे ही R2 की जो डायरेक्शन है वो आपके पास ये हो गई है। परफेक्ट, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है एज R। ठीक है, मान लेते हैं ये जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब कि इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव मान लो, या आपका मन कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव मान लेगा तो नेगेटिव नेगेटिव मान लेना। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक एरो से, रेड कलर के एरो से यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है ये वाली डायरेक्शन, और यहाँ पर लिखा है F12। F12 आपके पास है फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। बात फर्स्ट चार्ज की हो रही है तो पहले फर्स्ट चार्ज, और क्योंकि दूसरे चार्ज की वजह से है तो 1 2। और ऐसे ही यहाँ पर आपके पास दूसरी तरफ एक एरो है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। परफेक्ट,
एरोज़ के ऊपर ध्यान देंगे, सिंस पोलैरिटीज़ हम आपके पास दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। प्लस आपके पास यहाँ पर ये दो यूनिट वेक्टर और गिवन है विच आर r12 कैप एंड r21 कैप। 1 से लेकर 2 तक की जो डायरेक्शन है मेरे पास, जो रेडियल वेक्टर है जो 1 से 2 तक फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, उसको मैंने लिखा है एज r12 कैप। अब ये कैप क्यों लगती है? कैप लगती है उसको बताने के लिए कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। और 1 मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2 सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज वाली जो डायरेक्शन है हम लोगों ने रिप्रेजेंट करी है विद r21 कैप। अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं F12 और F21। सबसे पहली बात, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज पार्टिकल, तो F12, ठीक है, इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। दो चार्जेस हैं, K आपके पास कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है? इन दोनों चार्जेस के बीच का जो है डिस्टेंस। अब सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया यहाँ पर मुझे डायरेक्शन भी बतानी है, तो आपकी डायरेक्शन होगी ये वाली। डायरेक्शन को कैसे डिनोट किया है इन्होंने, एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पास यहाँ ब्लू में इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाले, ये दो चीज़ें हैं, दो पार्ट्स हैं आपके पास। मुझे यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए है सेकंड से फर्स्ट की तरफ, क्योंकि हमारा F12 की डायरेक्शन तो यही है ना। तो एक बार यहाँ ध्यान देंगे, आपके पास ये वाला है R1 और ये है आपके पास R2। आपको डायरेक्शन चाहिए ये विच इज़ R21, यहाँ से यहाँ तक। तो आपने इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेरे हिसाब से याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। आपके पास एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर यहाँ पर आपके पास B है। इन दोनों को दिखाई दे रहा है ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो यहाँ से यहाँ तक ये R जाता है। तो आप इसको लिखते कैसे हो? वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इनका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से रहेगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आप लोग यहाँ लगाओगे। आपके पास एक वेक्टर है R1 यहाँ पर, एक वेक्टर है R2 ये वाला, और एक वेक्टर ये है R21, 2 से 1 की डायरेक्शन में जाता हुआ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो एक बार देखो, आपके पास R2 से ये डायरेक्शन एक ही कॉमन डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास R1 वेक्टर होगा। तो R2 प्लस R21 इज इक्वल्स टू R1, ठीक है। तो यहाँ से R21 आपको क्या मिला? R1 माइनस R2, ठीक है। यही चीज़ उठा के मैंने यहाँ पर लिखी हुई है R1 माइनस R2, मतलब कि ये वाला जो फोर्स है विच इज़ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल, उसकी डायरेक्शन मेरे पास ये है जो कि R21 कैप है, ठीक है, R1 माइनस R2 से, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आप इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी कर सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो वो वेक्टर A है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो इसी यूनिट वेक्टर को मैंने लिख दिया ये वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाली वैल्यू हो गई और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू हो गई पूरी, ये आपके पास क्यूब हो गया इसका, और न्यूमरेटर में आपके पास आ गया R1 माइनस R2। तो यहाँ से मेरे पास जो है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल आ जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, तो R1 माइनस R2 ये वाला वेक्टर होगा जो कि
राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी का वाइसा वर्सा अगर हम लोग ये वाला निकालें विच इज़ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या होगा। मैथमेटिक्स इतनी तो सिंपल थी, ये लिखना है आपको। तो ये कैसे करा, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए ये वाली, तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट करा, ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक की डायरेक्शन। तो अब यहाँ देखो एक बार, ये और ये मिल के आपका ये बनाएगा, तो आप क्या लिखोगे R1 प्लस R12 गिव्स मी R2। तो आपके पास आ जाता है R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। आपने वही चीज़ यहाँ पर लिखी, आपके पास ये एक यूनिट वेक्टर है, आपने इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा, न्यूमरेटर को कंबाइन कर दिया, तो आपके पास F21 आ जाता है इस फॉर्म का। अगर मैं 1 और 2 इन दोनों को रिलेट करूं, तो क्या मेरे को इतनी बात समझ में आ रही है कि जो ये डायरेक्शंस हैं इनकी वो ऑपोजिट हैं, बट जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का वो सेम है। तो यहाँ से आई कैन राइट कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और साथ साथ में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लिखने का तरीका आप लोग पूरा ढंग से लिखोगे कि चार्ज Q1 एंड Q2 दे हैव रेडियल वेक्टर्स, पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। आप ये सारा का सारा